दोस्तों बिहार डीएलएड का एग्जाम जो ये 6 मार्च से जो कि ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यानी कि 6 मार्च से जो कि इसका एग्जाम चलने वाला है बिहार डीएलएड का। इसलिए जो हम लोग जो अभी हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को जो कि कवर करने वाले हैं। और आज से आपको जो है एक दिन हिस्ट्री का मिलने वाला है, फिर जो है आपको जो है सर अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, मतलब हर एक सब्जेक्ट का जो कि आपको साइको मतलब यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का जो है ना मतलब टोटल मतलब प्रैक्टिस सेट जो कि आपको एग्जाम तक में जो है करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न यहाँ पे है कि यूरोप का मरीज जो है ये किसे कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का मरीज जो है ये किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज जो होता है ये तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है तो आपको याद रखना है तुर्की को कहा जाता है। और यहाँ पर हम बात कर ले कि देखो तुर्की को यूरोप का मरीज क्यों कहा जाता है। ठीक है, तुर्की को यूरोप का मरीज देखो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ओटोमन, ठीक है, ओटोमन सुल्तानों का अत्याचार जो ये तुर्की पर इतना बढ़ गया कि यहाँ रहने वाले लोग जो थे धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने लगा। ठीक है, इससे जो क्या हुआ कि ओटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और 19वीं सदी में इस साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया जो है ये लगातार जो कि बढ़ती रही। और धीरे धीरे तुर्की की हालत इतनी खराब हो गई कि इसे यूरोप का मरीज जो कि यहाँ कहने लगा है। ठीक है, तो इस टाइटल से भी जो कि आप याद रख सकते हैं। ठीक है, देखो सभी पॉइंट को जो कि हम लोग जो है बताते आपको चलेंगे। अभी जो टोटल अभी हम लोग जो है हिस्ट्री का प्रश्न जो कि कवर करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है ये किसने किया है। ठीक है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है ये किसने किया है। देखो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया है। किसने किया है, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो कि इसका निर्माण किया है। और यहाँ पर हम बात कर ले देखो नेपोलियन नेपोलियन देखो नेपोलियन बोनापार्ट की थोड़ा यहाँ पर चर्चा करें तो नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी विजय के द्वारा विभिन्न जर्मन राज्यों के न्याय, ठीक है, संघ के अंतर्गत जैसे कि संगठित किया था। उसके बाद जिससे जर्मन राज्यों को एक साथ रहने का एहसास हुआ, इससे जर्मन में एकता की भावना का प्रसार हो गया। ठीक है, क्या हुआ कि मतलब उसमें जो एकता का प्रसार जो कि बढ़ा दिया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें कि जर्मनी के एकीकरण के मुख्य निर्माता जो है ये कौन था। ठीक है, देखो इसका मुख्य निर्माता की हम बात कर ले तो ओटो एडवर्ड लियोपोल्ड था। ठीक है, ये आपको नाम भी याद रखना है। और बिस्मार्क ने जैसे कि 1 अप्रैल 1815, ठीक है, 1 अप्रैल 1815 से लेकर 30 जुलाई 1898, ठीक है, जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर तथा तत्कालीन यूरोप का प्रभावी राजनेता था। ठीक है, ये बिस्मार्क, ठीक है। और वह ओटोफोन, ठीक है, वह ओटोफोन बिस्मार्क के नाम से अधिक प्रसिद्ध था। कहने का मतलब वो है मतलब सबसे ज्यादा जो उसको मतलब आदमी जानता था वो बिस्मार्क के नाम से जानता था। और उसने अनेक जर्मन, ठीक है, भाषी राज्य का एकीकरण करके शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य को स्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट को जो है ना आपको याद रखना है। चलिए चलिए अगला प्रश्न ये है कि राष्ट्रवाद, ठीक है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है यह किस घटना से माना जाता है। देखो ये फ्रांसीसी की क्रांति से जो कि इसे माना जाता है। ठीक है, किससे माना जाता है, जिसे जो है फ्रांसीसी की क्रांति से जो कि माना जाता है। और वही बात कर ले कि राष्ट्रवाद की उत्पत्ति जो है कैसे हुआ है। ठीक है, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति जो है कैसे हुआ था। देखो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति की हम थोड़ा बात करें यहाँ पे तो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति जो को समर्पित, ठीक है, यह एक मतलब अवधारणा के रूप में राष्ट्रवाद जो है 19वीं शताब्दी तक मजबूती के स्थापित हो चुका था। और राष्ट्रवाद के इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 को एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदु के रूप में देखा जाता है, ना कि केवल फ्रांसीसी राष्ट्रवाद के मतलब इस पर प्रभाव के लिए, बल्कि जर्मन और इटलांसी और यूरोपीय जैसे कि वृद्धि जीवियों पर इससे के प्रभाव के लिए भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो कि यहाँ पर हुआ था, तो इसे आपको जो है पॉइंट पॉइंट को जो है याद रखकर जो है एग्जाम देने के लिए जाना है। ठीक है, तभी जाकर के जो है आपका अच्छा स्कोर बनने वाला है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें कि नेपोलियन संहिता जो है ये किस वर्ष लागू की गई थी। देखो नेपोलियन संहिता जो ये किस वर्ष लागू किया गया था, तो इस प्रश्न के आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो ये 804 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 804 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, नेपोलियन संहिता जो है ये कब लागू किया गया था, तो 804 ईस्वी में जो कि इसे लागू किया गया था।
ठीक है। और यहाँ पर हम थोड़ा बात कर ले, इसकी चर्चा कर ले, तो 1804 में, ठीक है, नागरिक संहिता की नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। और यह मूल रूप से जैसे कि कानून के समक्ष समानता की अवधारणा को परिभाषित भी कर रहा था। ठीक है, तो इस पॉइंट को जो है आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि गैरीबाल्डी जो है ये पैसों से क्या था, बताइए कि गैरीबाल्डी जो है ये पैसों से क्या था। गैरीबाल्डी देखो पैसों से क्या था, देखो गैरीबाल्डी जो है ना पैसों से एक नाविक था। क्या था, नाविक था, जैसा कि आप लोग जो है हिस्ट्री में क्लास 10 में भी जो कि इसे पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा हम चर्चा कर ले गैरीबाल्डी के बारे में। ठीक है, देखो गैरीबाल्डी पैसों से क्या था, नाविक था। और उसका जन्म जो है 4 जुलाई 1807 को, कहाँ, वह 4 जुलाई 1807 को नीस नगर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, नीस नगर में, जो कि गैरीबाल्डी का जन्म हुआ था 4 जुलाई 1807 को हुआ था। और उसके पिता जो है एक व्यापारी जहाज के अधिकारी थे। ठीक है, किसका था, तो वह उसका पिता जो था एक मतलब जो है ना व्यापारी जहाज के अधिकारी था। और वह युवक होने पर, ठीक है, वह युवक होने पर तटीय व्यापार में लग गया। और उसे अपने समुद्री जीवन में भूमध्य सागर का अच्छा ज्ञान हो गया था। तो इस टाइप से जो कि ये मतलब वो जाना जाता है। इसलिए जो है गैरीबाल्डी क्या था, पैसों से क्या था, नाविक था। और उसका पिता जो था एक मतलब व्यापारी जहाज के अधिकारी थे। हो सकता है एग्जाम में प्रश्न यहाँ से भी पूछ ले, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न की यहाँ पर हम बात कर ले, तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है, तो अगला प्रश्न दिया गया है कि इटली हो गया और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। देखो ये जो है ना यूरोप के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो है यूरोप के अंतर्गत जो कि इटली और जर्मनी भी वर्तमान में आता है। तो इसे आपको क्या करना है, याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा हम बात कर ले कि इटली और जर्मनी के बीच में मतलब क्या संबंध था। देखो दोनों देश जो है ऐतिहासिक रूप से एक विशेष संबंध का आनंद लेते हैं, क्योंकि वे ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य के खिलाफ एक साथ लड़े थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से दोनों मतलब एक साथ लड़ा हुआ था। और उनके संबंधित क्षेत्रों के कुछ हिस्से जैसे कि पवित्र रोमन साम्राज्य और जर्मन परिसंघ भी था। ठीक है, तो इस टाइप से जो कि मतलब जो है इटली और जर्मनी का मतलब एकीकरण जो है, ये देखो दोनों जो है ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लड़ा था। ठीक है, इटली हो गया और जर्मनी, ये दोनों भी जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो कि ये लड़ा था। इसलिए दोनों ना दोनों क्या हो गया, मित्र हो गया। और क्या हुआ कि इटली और जर्मनी दोनों जैसे ट्रिपल अलायंस का हिस्सा थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है दुश्मन बन गए थे। तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है इटली और जर्मनी दोनों क्या बन गया था, एक दूसरे का दुश्मन भी बन गया था। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न है कि 1829 में, ठीक है, क्या है कि 1829 ईस्वी में जैसे कि एड्रियानोपोल, ठीक है, संधि किस देश के साथ हुआ था। ठीक है, एड्रियानोपोल जो है संधि हुआ था या किस देश के साथ में हुआ था। देखो यह जो संधि हुआ था ये यूनान के साथ में हुआ था। किस देश के साथ हुआ था, तो यह संधि जो है यूनान देश के साथ में हुआ था। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पर हम बात कर ले कि संधि, ठीक है, संधि कब और किस देश के बीच हुआ था। ठीक है, यह संधि जो है देखो फ्रांस हो गया, अमेरिका, रूस, ठीक है, फ्रांस, अमेरिका और रूस के बीच में जो कि यह युद्ध हुआ था। ठीक है, मतलब यह संधि हुआ था फ्रांस, अमेरिका और रूस के बीच में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जैसे कि पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 को, ठीक है, 28 जून 1919 के दिन वर्षीय की संधि पर भी हस्ताक्षर कर दिया था। तो इसे भी आपको याद रखना है। देखो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर जो ये कब हुआ है, तो ये आपको याद रखना है कि 28 जून 1919 को जो कि हस्ताक्षर हुआ है। और ये युद्ध जो हुआ था जैसे कि फ्रांस, अमेरिका और रूस के बीच में ये हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो है ये कब हुआ था। देखो फ्रैंकफर्ट की संधि की हम बात कर ले, तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है ये कब हुआ था, 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है कब हुआ था, 1871 ईस्वी में हुआ था। और फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और जर्मनी के बीच जो कि 10 मई 1871 को हुआ था। इसे भी आपको याद रखना है। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है किसके किसके बीच हुआ था, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, जैसे कि 10 मई 1871 को हुई थी। और 28 जनवरी 1871 को पेरिस के पतन के साथ ही फ्रांस
परसा युद्ध जो कि ये भी समाप्त हो गया था। और 26 फरवरी को फ्रांस और परसा के बीच शांति संधि का प्रारंभिक शर्तों पर हस्ताक्षर हुए। और 10 मई 1871 को जैसे कि फ्रैंकफर्ट में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने संधि पर हस्ताक्षर भी कर दिया था। तो इस टाइप से जो कि वहां पर सारी जानकारी जो कि ये हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि इटली हो गया और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। इटली और जर्मनी के विरुद्ध मतलब कौन था, ये आपको बताना है। देखो इटली, हम आपको अभी तुरंत जो कि ये प्रश्न हल करवा कर आ चुके हैं। देखो इटली जो था, इटली हो गया और जर्मनी हो गया, मतलब दोनों दोनों मतलब क्या करता था, ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो कि ये लड़ाई करता था। किसके खिलाफ करता था, ये जो ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई करता था। और इटली और जर्मनी दोनों क्या बन गया, दुश्मन बन गया था। तो कैसे दुश्मन बन गया था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो कि दोनों दुश्मन बन गया था। देखो यहाँ पर जर्मनी और इटली के एकीकरण का कारण क्या था। देखो बिस्मार्क ने अपने राज्य में जोड़ने के लिए भूमि हासिल करने के लिए जैसे कि डेनमार्क को, ठीक है, डेनमार्क हो गया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के खिलाफ युद्ध किया था। और उन्होंने जर्मन लोगों को राष्ट्रवादी भावनाओं और पहचान का समर्थन करने की अपील की थी। और इन क्षेत्रों को एक देश में मतलब एकजुट करने में लगभग 12 साल लग गए थे। एकीकृत होकर जर्मनी और इटली प्रत्येक एक मतलब जो है राष्ट्र राज्य क्या बन गया, एक प्रत्येक राष्ट्र राज्य बन गया था। ठीक है, इटली और जर्मनी ये दोनों जो है ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो कि लड़ाई करता था। ऑस्ट्रेलिया और गया और फ्रांस, दोनों को याद रखना। और ज्यादातर एग्जाम में जो पूछता है ये ऑस्ट्रेलिया पूछता है कि इटली और जर्मनी जो किसके खिलाफ मतलब लड़ाई करता था, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो कि ये लड़ाई करता है। और ये फ्रांस के भी खिलाफ लड़ाई करता था। दोनों मतलब है आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि काउंट काबोर, ठीक है, काउंट काबोर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ये जो है किस पद पर इसे नियुक्त किया था। देखो इसे जो है प्रधानमंत्री के पद पर जो है ना नियुक्त किया था। ठीक है, काउंट काबोर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री के पद पर जो है इसे नियुक्त किया था। और यहाँ पर हम बात कर ले कि विक्टर, ठीक है, विक्टर हो गया, एमेनुअल ने किसके लिए जाना जाता था, तो विक्टर एमेनुअल जैसे कि हम बात कर ले जन्म जो कि इसका 14 मार्च 1820 को ट्यूरियन पीडमोंट और सार्डिनियन साम्राज्य, मृत्यु जो कि ये 9 जनवरी 1878 को रोम इटली में हुआ था। और सार्डिनिया पीडमोंट के राजा जो कि एकजुट इटली के पहले राजा बने थे। ठीक है, किसका राजा बना था, इटली के पहले राजा जो कि ये बना था। तो अगला प्रश्न है 11 नंबर की, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना जो है वियना कांग्रेस के द्वारा जो कि किया गया था। ठीक है, फ्रांस में किस शासन की वंश की मतलब वंश की स्थापना पुनर्स्थापना जो है वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया है। तो देखो वियना कांग्रेस के द्वारा जो किया गया था ये बुर्बो वंश की स्थापना जो कि ये किया गया था। ठीक है, वियना कांग्रेस के द्वारा किस वंश की स्थापना किया गया है, ये जो है बुर्बो वंश की स्थापना जो कि ये किया गया है। ठीक है, बुर्बो वंश की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न आपको ये दिया गया है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा जो कि ये स्रोत रहा है। ठीक है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा जो कि ये स्रोत रहा है। देखो ये स्रोत जो रहा हुआ है ना, ये यूनान का रहा हुआ है। किसका रहा हुआ है, यूनान का। ठीक है, किसका हो जाएगा, यूनान का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यह है 13 नंबर में प्रश्न है कि मेजनी का संबंध जो है ये किस संगठन से था। ठीक है, मेजनी का संबंध जो है यह किस संगठन से था। देखो मेजनी का संबंध की हम बात कर ले तो मेजनी का संगठन जो ये कार्बोनरी से था। किसके साथ था, कार्बोनरी के साथ था। ठीक है, मेजनी का संबंध जो है ये कार्बोनरी के साथ जो कि ये हो जाएगा। चलिए और यहाँ पर हम बात कर ले कि मेजनी कौन था इतिहास में। देखो मेजनी इटली देश में, ठीक है, इटली देश में एक राष्ट्रवादी दल का सेनापति था। ठीक है, मेजनी जो है इटली देश में एक राष्ट्रवादी दल का क्या था, सेनापति था। और जिसके लिए गणतांत्रिक विचार बड़े महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा वह साहित्यकार तथा एक शब्द में कहे तो मेजनी इटली का मसीहा भी था। ठीक है, इटली में मसीहा था। ठीक है, और जिसने जिसने लोगों को एकता में सूत्र में डाला। और यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव से इटली को आज़ाद कराने की मेजनी ने कोशिश की। हालांकि उसके प्रयास जो है यहाँ पर नाकाफी रह गया था। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया जो था इटली और जर्मनी के बीच में मतलब जो है बहुत बाधा था। जिसके लिए जो है मेजनी ने उस पर भी जो है मतलब काम करने का कोशिश किया, लेकिन उसका कोशिश जो कि वहाँ पर असफल रह गया। ठीक है, तो देखो कोशिश तो किया लेकिन कोशिश असफल रह गया। तो इसका तो अच्छी बात यह है कि कोशिश तो आखिर किया है।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है ये किसने किया था। ठीक है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है यह किसने किया था। तो देखो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया है। किसने किया है, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने जो कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पर हम बात कर ले कि नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन ने अपनी विजयों के द्वारा विभिन्न जर्मन राज्य को जैसे कि संघ के अंतर्गत संगठित किया है, और जिससे जर्मन राज्यों का एक साथ रहने का एहसास हुआ। इससे जर्मन में एकता की भावना का भी क्या हो गया था, प्रसार हो गया था। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि देखो जर्मन और इटली, ठीक है, ये दोनों मतलब अथी था। तो उसके बाद बात करें अगला प्रश्न की जाल वेरिन एक संधि थी, मतलब जाल वेरिन जो ये किसकी संधि थी। ठीक है, जाल वेरिन जो है ये किसकी संधि थी। देखो जाल वेरिन जो है ना एक संधि थी व्यापारियों की। किसकी थी, व्यापारियों की। जाल वेरिन जो एक संधि थी व्यापारियों की एक संधि थी। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। और हम बात कर ले कि जाल वेरिन किसकी मतलब एक संस्था थी। देखो यह एक व्यापारियों की संस्था थी। यह एक आर्थिक संगठन जैसे कि व्यापारी संगठन था, जिसे 1832 ईस्वी में प्रसा ने जर्मनी के 12 राज्यों के सहयोग के आधार पर एक चुंगी संधि समझौती मतलब जो है संबंधी समझौता करके बनाया था। ठीक है, 12 राज्यों को एक साथ जोड़ करके जो कि ये बनाया था। तो इसे अभी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है ये किसने किया है। रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन जो है ये किसने किया है। ये जो है किसने किया है, देखो ये जो है बिस्मार्क ने किया है। किसने किया है, ये बिस्मार्क ने किया है। किसने, बिस्मार्क ने। चलिए अगला प्रश्न यह है कि ओटो ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया था। ओटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा जो है ये घोषित किया गया था। देखो ओटो को जो है न यूनान का राजा घोषित किया गया था। कहाँ का, यूनान का। क्या हो जाएगा, यूनान का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पर हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। ठीक है, यूनान को एक मतलब स्वतंत्र राष्ट्र जो है ये कब घोषित किया गया है यूनान को। देखो यूनान को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित जो है ये 1832 ईस्वी में किया गया है। कब किया गया है, 1832 ईस्वी में जो कि इसे घोषित किया गया है। और हम बात कर ले कि रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस के उत्साहित करने पर वहाँ की जनता ने जो है तुर्कों के विरुद्ध, ठीक है, तुर्कों के विरुद्ध जो है सन 1821 से 1829 तक जो कि ये संघर्ष का ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना लिया था। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16, ठीक है, और उनकी रानी की फांसी की सजा दी थी। उसकी रानी की फांसी की सजा दी थी। यहाँ पर प्रश्न को फिर से देखना है। ठीक है, फिर से प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। क्या प्रश्न है कि फ्रांस की किस संस्था ने 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी। देखो फांसी की सजा जो है ये कन्वेंशन ने दिया था। किसने दिया था, कन्वेंशन ने। क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है कन्वेंशन हो जाएगा। कन्वेंशन ने जो कि फांसी की सजा दिया था। ठीक है, कन्वेंशन ने। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन जो कि यह स्थापित हुआ था। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद जो है फ्रांस में किस प्रकार का शासन जो कि ये स्थापित हुआ था फ्रांस में। देखो फ्रांस में जो स्थापित हुआ था ये संवैधानिक राजतंत्र जो कि ये स्थापित हुआ था। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पर हम बात करें कि किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ है। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का जो है यहाँ पे उदय हुआ है। तो देखो ये उदय जो हुआ है जैसे कि कुस्तुनिया की संधि के द्वारा जो कि ये हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जो कि इसका चला जाएगा, यानी कि कुस्तुनिया की संधि के द्वारा जो कि ये मतलब यूनान का राष्ट्र का जो कि ये उदय हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जो कि यहाँ पे चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि जैसे कि प्रश्न है कि नव गुल्फ आंदोलन का प्रणेता जो है ये कौन था। ठीक है, नव गुल्फ आंदोलन का प्रणेता जो है ये कौन था। देखो इसका नेता की हम बात कर ले तो इसका नेता जैसे कि जियो बर्टी, कौन हो जाएगा, जियो बर्टी था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, जियो बर्टी के साथ, यानी कि नव गुल्फ आंदोलन का प्रणेता जो था ये जियो बर्टी था। कौन था, जियो बर्टी। चलिए
अगला प्रश्न की यहाँ पर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था। निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। देखो जर्मनी का एकीकरण जो है ये सीडान का युद्ध में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सीडान का युद्ध के समय हुआ था। निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सीडान का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सीडान का युद्ध यहाँ पे चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पर हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस वर्ष यूनान में विद्रोह शुरू हो गया और अलेक्जेंडर चिप सिलिंटी के नेतृत्व में। ठीक है, इसे भी आपको बताना है। तो देखो इसका सही आंसर की हम बात कर ले तो इसका सही आंसर जो है कहाँ पे चला जाएगा? 1821 ईस्वी में चला जाएगा। ठीक है, 1821 ईस्वी में जो कि ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1821 ईस्वी में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न ये होने वाला है। तो प्रश्न क्या है कि हितेरिया, ठीक है, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई है। यानी कि हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना जो है ये कहाँ पे हुई है ये बताना है। देखो ये कहाँ पर हुआ है? तो देखो ये उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? तो ये जो है उड़ीसा राज्य में हुआ है। तो इसे भी आपको याद रखना है कहाँ पे हुआ है, ये उड़ीसा राज्य में जो कि ये हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग जो टोटल यानी कि 25 प्रश्न को जो कि ये कवर किए हैं और जितना भी हिस्ट्री का प्रश्न जो कि बनने वाला है सभी प्रश्न को जो कि हम लोग जो है बारीकी से टोटल जो कि जब तक यानी कि 6 मार्च से आपका एग्जाम जो कि ये स्टार्ट होने वाला है यानी कि 6 मार्च तक में मतलब जितना भी हिस्ट्री मतलब सोशल साइंस का जितना भी प्रश्न होगा, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और जितना भी मतलब सब्जेक्ट है टोटल सब्जेक्ट, इकोनॉमिक हो गया, सभी सब्जेक्ट को जो है 6 मार्च तक में जो कि ये कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट